एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 10th की एसएसटी का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। कल के सेक्शन में हमने एक लास्ट टॉपिक देखा था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? फ्री होना, फ्री फ्रॉम ऑल ट्रेड बैरियर्स। जब हमारी गवर्नमेंट कोई भी डोमेस्टिक कंट्रीज सारे ट्रेड बैरियर्स को फ्री कर देती है ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो सके। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मतलब हमारा फ्री विदाउट किसी एग्जिस्टेंस से फॉरेन ट्रेड कंटिन्यू हो सके। उनका मेन कंसेप्ट क्या होता है? लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन को फॉलो करने वाली बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। उनमें से एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1995 स्विट्जरलैंड में ये कम इनटू फोर्स आई थी। और इसका मेन मोटिव क्या था? लिबरलाइजेशन के इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना? प्रमोट करना, उसको इंक्रीज करना। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड एज पर द, और किस कंसेप्ट की वजह से? ड्यू टू लिबरलाइजेशन। ये मेनली किनके फेवर में थे? ये लिबरलाइजेशन के फेवर में थे कि हमें ट्रेड बैरियर्स को उठा देना चाहिए और इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए एज पर द डेवलप्ड नेशन। लेकिन जो ये इनिशिएटिव लिया गया था, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया था? डेवलप्ड कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया था। और इनका जो मेन बेसिक थीम था वो क्या था? इनका जो मेन थीम था वो किनकी प्रति था? डेवलपिंग कंट्री की तरफ था कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने ट्रेड बैरियर्स उठा दे ताकि डेवलप्ड कंट्री इजिली अपनी डेवलपिंग कंट्री में हमने क्या ले सकते हैं? वी कैन से द एग्जांपल ऑफ इंडिया। और इधर हम चाइना ले सकते हैं, यूएसए ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ताकि वो अपने गुड्स एक्सपोर्ट को क्या कर सके? ट्रेड कर सके, जिसके कारण कंपटीशन क्या हो? इंक्रीज हो। लेकिन जिस बेसिक थीम पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती वो प्रॉपर क्या था? फेयर नहीं था। इट क्रिएट्स द अनफेयरली ट्रेड बैरियर्स। इसमें बहुत सारे अनफेयरली मतलब जो अच्छे ढंग से नहीं होते वो ट्रेड बैरियर्स को क्या कर लिया था? फॉलो कर लिया था। ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड था? भी अगर तो जितनी भी अलग अलग हमारे पास क्या है? डेवलप्ड हमारे पास क्या है? कंट्रीज है। इधर देखो, ये कौन सी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज आती है। यहाँ पे हम कोई भी डेवलप्ड कंट्री ले सकते हैं, या फिर चाइना ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं? यूएसए ले सकते हैं। यूएसए ने अपनी उनकी जो अपनी बाउंड्री थी उन्होंने तो इंटरनल वे से यहाँ पे क्या लगाए हुए थे? ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए थे। ट्रेड बैरियर्स मतलब डायरेक्ट वो नजर नहीं आते थे, लेकिन जो इनडायरेक्ट वे थे वो क्या उसकी बेसिस पे वो एग्जिस्ट करते थे। जिसका मतलब क्या था? अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज वहां पे कोई भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भेजना चाहती थी वो भेज नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ बाउंड्री पे क्या एग्जिस्ट कर रहे थे? ट्रेड बैरियर्स डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को क्या बोला था कि अब जितने भी ट्रेड बैरियर्स है उनको क्या कर दो? रिमूव कर सको, ताकि यहाँ पे क्या है? फ्री फ्लो ऑफ क्या हो? गुड्स हो सके। जिसके कारण जो उनका ट्रेड बैरियर्स का एक सिस्टम था वो क्या था? प्रॉपर वे से फेयर नहीं था। हमारे इसमें एक एग्जांपल दी हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या बोला गया है कि एक तरफ हमारे यहाँ पे एग्जांपल ली गई है यूएसए की, और दूसरी तरफ हमारी क्या है? इंडिया। ये तो हमें पता है कि हमारी इंडिया में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारा कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें हमारा क्या जाता है? एग्रीकल्चर। नियर अबाउट 75 हमारी पॉपुलेशन किसमें डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर में। और सिग्निफिकेंट ये किसको हमारा प्रमोट करता है? एम्प्लॉयमेंट में इसका एक प्रॉपर शेयर है। लेकिन अगर हम यूएस से डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पे सिर्फ 1% लोग क्या है? इंप्लॉयड है क्या? ऑन द बेस ऑफ एग्रीकल्चर। और उनका जो बहुत कम शेयर है, 0.5% जो शेयर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल इंप्लॉयमेंट में। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इनको बहुत ज्यादा क्या दिए हैं? परक्विजिट्स दिए, बहुत सारे क्या दिए हैं? इंसेंटिव्स दिए हैं, प्लस और क्या दिए? बहुत सारी सब्सिडी है, जिनके कारण उनकी जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा रिडक्शन हो जाती है। और लेकिन अगर हम अपनी इंडिया में देखें, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग इस पे डिपेंड होने के कारण जहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी कम देती है, इंसेंटिव्स भी कम देती है, जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? हाई होती है। जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे 500 का प्रोड्यूस किया जाता है वो यहाँ पे नियर अबाउट कितने का प्रोड्यूस हो जाता है? 300 का।
ड्यू टू द सब्सिडीज, क्योंकि उनको हर इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज होगी, सीड्स की होगी, इरिगेशन फैसिलिटी की सब्सिडी होगी, टैक्स फ्री हो गया, लेकिन ये सब तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जब ये एक तरह की इंटरनेशनल बाउंड्री पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं अंडर द ट्रेड बैरियर्स, तो चाहे हमारी इंडिया में जो हमारा 300 का प्रोडक्ट है वो हमें यूएसए से कितने रुपए में प्रोवाइड हो रहा है, 300 में, लेकिन हमारी कंट्री का वही प्रोडक्ट हमें कितने रुपीस में मिल रहा है, 500 का। तो लोग हमारी इंडिया के प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते, मेनली प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, यूएस बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दी जा रही है। तो यहाँ पे यही एक क्वेश्चन अराइज होता है डिबेट का कि व्हाट अबाउट दीज ट्रेड बैरियर्स, ये जो ट्रेड बैरियर्स हटाए हैं 1991 में, इनको क्यों हटाया गया? अगर हटाने ही थे तो प्रॉपर जिन जो बेनिफिट्स यूएसए के फार्मर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सेम बेनिफिट्स हमें भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए थे। दिस इज द बेसिक जो नेग्लिजेंसी पॉइंट ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। मेन मोटिव डेवलप्ड कंट्रीज का क्या था, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, इसी वजह से उनका मेन मोटिव क्या था, टू एंटर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? अब हर चीज के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों अफेक्ट होते हुए हैं, हर एक कॉइन के टू साइड्स होते हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल इरा में जाने के उसके कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स थे, कुछ उसके नेगेटिव बेनिफिट्स थे। जैसे कि फर्स्ट पॉजिटिव बेनिफिट्स, एक तरफ हमारे कंज्यूमर थे, दूसरी तरफ हमारे क्या थे, प्रोड्यूसर थे। अब कंज्यूमर को क्या मिल रहे थे, चॉइसेस मिल रही थी, इसमें वैरायटी ऑफ गुड्स में चॉइसेस मिल रही थी। पहले क्या थी, इंडियन गुड्स में सिर्फ और सिर्फ किनकी मोनोपोली पाई जा रही थी, इंडियंस की मोनोपोली पाई जा रही थी। लेकिन अब उनके पास फॉरेन के प्रोडक्ट्स, फॉरेन कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण उनके पास चॉइसेस हो गई थी कि वो वैरायटी ऑफ चॉइस में अपनी नीड्स टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सेकंड, इंप्रूव्ड क्वालिटी, बेटर टेक्नोलॉजी की गुड्स प्रोवाइड की जा रही थी, प्लस चीप किस पे, कॉस्ट पे प्रोवाइड की जा रही थी, जिसके कारण उनको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बन रहे थे प्लस लीस्ट कॉस्ट, जिनके कारण जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ जो उनका लोअर लिविंग का, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या पड़ रही थी, कम पड़ रही थी, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो क्या हो रहा था, हाई हो रहा था। पहले जो चीज अब पहले जो चीज उनको कॉस्टली मिल रही थी, अब उसके हाफ रेट पे वो उनका डबल परचेज कर रहे थे, उनको कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम पड़ रही थी, जिसके कारण उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया, क्योंकि उनकी जो रियल परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये किन के बेनिफिट्स है, कस्टमर के। फिर एज रिगार्ड प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट्स हुए थे, ये तो हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एमएनसीज ने। एमएनसीज ने क्या किया, मल्टीपल प्रोडक्शन शुरू की अक्रॉस द डिफरेंट नेशंस, जिसके कारण हमारे इंडियन मार्केटिंग में क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ। कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण हम किसके साथ कंपीट करने लगे, फॉरेन कंपनीज के साथ कंपीट करने लगे, जिनके कारण आईटी सेक्टर में कंपटीशन इंक्रीज हुआ, और प्लस हमें इसका क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, और अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आने लगे, जिनके कारण जो हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज है और क्या हुई, फ्लोरिश हुई। जैसे कि हमने कल एक एग्जांपल डिस्कस की थी अपनी लंदन एंड दिल्ली की, आईटी सेक्टर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने के कारण लंदन से डायरेक्ट बैठा हुआ ऑर्डर कहाँ प्लेस हुआ, दिल्ली में, वहां से मैगजीन को प्रिंटिंग करके वापस कहाँ पे पहुंचाया गया, लंदन में पहुंचाया गया। हमने कल भी ये सेम एग्जांपल डिस्कस की थी। उसके बाद रोल ऑफ एमएनसी इन इंडस्ट्रीज, जो एमएनसी ने देखा कि हमारी इंडियंस में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फ्लोरिश होने के चांसेस है, और यहाँ पे उन्होंने किसमें मेनली इन्वेस्टमेंट की, सेलफोन्स में की, ऑटोमोबाइल्स में की, सॉफ्ट ड्रिंक्स में की, फास्ट फूड्स में की। इनमें करने के कारण एक तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के कारण उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, बेटर टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आई, और बेटर टेक्नोलॉजी आने के कारण न्यू न्यू जॉब्स इंक्रीज हुई, जिनके कारण लोकल कंपनीज भी क्या हुई, फ्लोरिश होगी। उसके बाद है टॉप इंडियन कंपनीज। अब जो मोस्ट ऑफ द कंपनी से टॉप, अब वो उन्होंने अपनी ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या करनी शुरू होगी, कंडक्ट करनी शुरू होगी, वो क्या बन गई, एमएनसी बन गई। जैसे फॉरेन की कंपनीज, जैसे बर्गर हो गए, पिज्जा हट वाले हो गए, मैकडोनल्ड वाले, वो हमारे लिए एमसी बन के एमएनसीज बन के फास्ट फूड में, वैसे ही हमारी कुछ इंडस्ट्रीज टॉप जैसे कि टाटा मोटर्स होगी, इन्फोसी होगी, आईबीएफ होगी, ये सारे कहाँ पे चले गए, फॉरेन कंट्रीज के लिए कौन सी ये इंडस्ट्रीज बन गए, एमएनसी इंडस्ट्री। स्टिल
अभी भी ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर। हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ, जिसमें क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हुई। अब हम एक ही जगह पे बैठ के थ्रू द फैक्स, फोन, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विद हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, हम दूर दूर तक पूरे हमारा जो वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज हमारा पूरा वर्ल्ड बन गया। ये बेनिफिट्स किसको मिले, प्रोड्यूसर्स को। बट यहाँ पे प्रोड्यूसर के रिगार्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट था। वो पॉइंट कहाँ था कि प्रोड्यूसर और जो वर्कर्स थे ना, उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो अनइवन थे। अनइवन कैसे थे, कुछ प्रोड्यूसर जो तो रिच रिच थे, जो एजुकेटेड थे, उनका तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन जो लोकल कंपनीज थी वो क्या है, compete नहीं कर पाई फॉरेन कंपनीज के साथ, कंपटीशन को बियर नहीं कर पाई, जिनके कारण वो क्या होगी, वैनिश होगी। वैनिश का मतलब होता है पेरिश होना, खत्म हो जाना। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, हैव्स और हैव नोस में जो डिफरेंस है वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। मींस प्रोड्यूसर जो थे, कई तो बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हो गए और कईयों को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिली। ये थे हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स किनको अराइज हुए थे, प्रोड्यूसर को, मेन नेगेटिव। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट भी था। जैसे फर्स्ट हम ये देख रहे हैं कि किनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, स्मॉल प्रोड्यूसर को। स्मॉल, अगर आप पहले स्क्रीनशॉट इनका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे कि स्मॉल प्रोड्यूसर क्या हुए, बिल्कुल वैनिश हो गए। अभी हमने ये देखा, जो तो एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स थे वो तक क्या हो गए, प्रोड्यूसर इंक्रीज हो गए, क्योंकि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। दूसरे लोग जो अनएजुकेटेड थे वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाए, जिनके कारण हमारी जो इंडस्ट्री, लोकल मार्केट है वो फ्लोरिश नहीं हो पाई। जैसे कि हमारी एक ग्रुप, हमारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, रवि। रवि एक स्मॉल प्रोड्यूसर है। उसने 1992 में अपना एक वर्क स्टार्ट किया, दैट इज रिलेटेड टू, वो स्मॉल पार्ट्स प्रोवाइड करता था एज रिगार्ड टू सीलिंग फैन, सेल फोन्स, उसके कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता था। और उसने का बिजनेस उसने स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू कर दिया, फ्लोरिश करना शुरू कर दिया। और उसके नियर अबाउट फैक्ट्री में कितने मेंबर्स काम करने लगे, 20 मेंबर्स। लेकिन जब एमएनसी हमारी इंडिया में एंटर करने लगी तो क्या इफेक्ट पड़ा, वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए। नई टेक्नोलॉजी लेने के साथ जो उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हुई, कम होनी शुरू होगी। और मार्केट में उन्होंने भी सेम फील्ड ही पकड़ ली, क्योंकि हमारे इंडिया में कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने का जो वर्क था वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, उनमें प्रॉफिट हो रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, उनका शेयर क्या होना शुरू हो गया, मार्केट में इंक्रीज होना शुरू हो गया। वहां की लोकल मार्केट में एमएनसीज की जो प्रोडक्ट्स की कंपोनेंट्स की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी और लोगों को चीप कॉस्ट पे पड़ रहा था। तो रवि उस कंपटीशन को बियर ना कर पाया। एट द एंड धीरे धीरे उसका जो बिजनेस था, उसके साथ उसके फ्रेंड्स जो लोकल मार्केट में सेम बिजनेस कर रहे थे, उनका क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। सेकंड नेगेटिविटी है क्या है, कंपटीशन एंड अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट। कंपटीशन एमएनसी के आने से कंटिन्यूसली क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और उन्होंने कौन सा कंपटीशन स्टार्ट किया, फ्लेक्सिबल कंपटीशन स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या की, कम की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के बाद उन्होंने जो वर्कर्स को किस बेसिस पे काम शुरू करना पड़ा, फ्लेक्सिबल बेसिस पे काम देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके कारण ही इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई। इसका मतलब क्या है, यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो मतलब जब तक अब एम्प्लॉयज की जरूरत है उनको हायर कर लो। सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, हिट एंड फायर, हायर एंड फायर। जब एम्प्लॉयज की जरूरत है तो उनको क्या कर दो, अपने काम पे रख लो, और जब जरूरत नहीं है तो उनको काम से क्या कर दो, हटा दो, मतलब उनको क्या कर दो, फायर कर दो। तो इसमें क्या किया, लोकल मार्केट्स ने भी अपने एमएनसी के साथ compete करने के लिए उनको अपनी कॉस्ट क्या करनी थी, कम करनी पड़ रही थी। लेकिन उनको कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए सोचा। उन्होंने क्या किया, सारे सेक्टर को क्या बना दिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब टेम्परेरी बेसिस पे वर्कर्स की क्या कर दी, जॉब शुरू कर दी। अब उनको कोई पेंशन नहीं दी जा रही थी, कोई परक्विजिट्स नहीं दिए जाते थे, उनकी जो वर्किंग आवर्स है वो इंक्रीज कर दी, वर्किंग कंडीशन काम करने की वो क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, ज्यादा उसके ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगी, जिनके कारण वर्क की हेल्थ पे क्या पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। और उनकी वेजेस भी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है बुक में, एक लेडी है, और उस लेडी वो एक फैक्ट्री में पहले काम करती थी, और उनका जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो क्या था, परमानेंट थी। धीरे धीरे एमएनसी के आने वजह से
उसको पहले क्या कर दिया, टेम्परेरी बेसिस पे कर दिया, टाइमिंग वर्क बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे, वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दी, जिसके कारण अगर एक भी दिन का वो ऑफ लेते थे तो उनकी छुट्टी क्या कर दी थी, उनकी वेजेस काट दी जाती थी, जिनके कारण उनकी कंपटीशन वो बियर ना कर पाए और उनकी वर्किंग कंडीशन डाउन होती रही, पुअर लोग और क्या होते रहे, पुअर होते रहे, और ये कंपटीशन वो बियर ना कर पाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सुजेशन फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने के लिए कौन कौन से हमें पॉइंट्स उठाने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, ये तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन के कारण हैव्स और हैव-नोज में डिफरेंस इंक्रीज होने लगा प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स के केस में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कैसे उनकी कंडीशंस में नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ। सबसे पहले क्या है, ऐसे ग्लोबलाइजेशन का मेजर स्टार्ट करना चाहिए कि जिसके कारण सबको कौन से बेनिफिट्स मिले, इक्वल बेनिफिट्स मिले, ये नहीं जो स्किल्ड लेबर है उनको तो बेनिफिट प्रॉपर मिले, अनस्किल्ड लेबर को उसका कोई भी बेनिफिट ना प्रोवाइड हो, everyone must be get benefited from these terms। सेकंड है गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज निकालनी चाहिए जिसके साथ जो लेबर लॉ है उसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए, लेबर लॉ में रिलैक्सेशन, वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, वेजेस अच्छी होनी चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद वर्कर्स को भी अपने पॉइंट्स पे पीपल को भी आके आना चाहिए, जैसे कि कंपेरिजन निकालने चाहिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन डब्ल्यूटीओ के साथ करना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ हमारी वर्किंग कंडीशन में ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस लेके आए, जिसके कारण डिवेल्प्ड नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज को क्या इसका बेनिफिट हो, और ऐसे रिलैक्सेशन किसी ना किसी बेस में उन्होंने प्रोवाइड भी की है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।